नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मासा ऑनलाइन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जहां हम सभी एग्जाम को फोकस करते हुए इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं, अर्थात भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। जिसमें हमने अपनी पिछली क्लास में भारत के अपवाह तंत्र के बारे में जाना था, उसका जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में जाना था। उसमें देखा था कि कौन से हिमालयन नदी तंत्र के बारे में हम पढ़ रहे थे, कौन से नदी तंत्र में कौन सी उसकी सहायक नदी है, कौन सी उसकी मुख्य नदी है, इसके बारे में हमने देखा था। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो गंगा नदी तंत्र के बारे में होने वाला है। तो गंगा नदी तंत्र को पढ़ने से पहले इसका थोड़ा सा हम जनरल इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, सामान्य परिचय जान लेते हैं, ताकि हम आगे जब इस चीज को पढ़ें तो हमें थोड़ा इस चीज को हम रिलेट कर पाए। क्योंकि हम जब किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम उसको थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन के रूप में जानना जरूरी है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि जो गंगा नदी है वो कहाँ से, उसका ओरिजिन कहाँ से होता है, कहाँ उसका मुहावना है, उसके साथ साथ उसकी कितनी लंबाई है, और इसके साथ साथ देखेंगे कि इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां कौन सी दाएं तट से मिलती है, कौन सी बाएं तट से मिलती है। और इसी के साथ साथ देखेंगे कि जो गंगा नदी है वो एक सेल्फ प्यूरिफाई नदी है। मतलब कि कुछ नदियां ऐसी होती है दोस्तों जो कि सेल्फ प्यूरिफाई होती है, उसमें से हमारी एक गंगा नदी भी है। और गंगा नदी का एक सिर्फ और सिर्फ एक धार्मिक महत्व होने के साथ साथ इकोनॉमिक महत्व भी बहुत ज्यादा है दोस्तों। मतलब कि अगर महत्वपूर्णता की बात करें तो जो हमारी गंगा नदी है वो धार्मिक महत्व तो है ही उसका, लेकिन इकोनॉमिक महत्व भी है। किस तरीके से है वो हम इस वीडियो में आज जानेंगे। और उसके साथ साथ ही जो गंगा नदी है वो कितनी पॉल्यूटेड हो चुकी है, कितनी प्रदूषित हो चुकी है, उसके बारे में देखेंगे कि सरकार के द्वारा इसमें आने वाले जो टाइम पे और टाइम जो पिछले वाले टाइम में क्या क्या इस पे काम किया गया है दोस्तों, उन सब के बारे में हम डिटेल से इसमें देखने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे जरूरी चीज वही है कि हम इसमें क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं गंगा रिवर सिस्टम की, गंगा रिवर सिस्टम, गंगा नदी तंत्र की, सबसे पहले अगर मैं बात करूं गंगा नदी तंत्र की, तो गंगा नदी तंत्र में सबसे पहले हम इसमें देखेंगे दोस्तों, इसका हम जनरल इंट्रोडक्शन जानेंगे। क्या जानेंगे? जनरल इंट्रोडक्शन जानेंगे। जनरल इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि कौन कौन सी नदी इसकी सहायक नदियां हैं, और उसके बाद देखेंगे हम एक ये सेल्फ प्यूरिफाई नदी है। ठीक है, सेल्फ प्यूरिफाई नदी है जो कि कुछ नदियां ही होती है। और उसके बाद देखेंगे कि प्रदूषण कितनी हुई है, बहुत ज़्यादा प्रदूषित नदी है। तो इसको टाइम टाइम पे क्या है, इसमें बहुत सारे ऐसे समय समय पर बहुत सारे सरकार ने बहुत सारी ऐसे प्लान चलाए हैं। एक 1986 में है ना, 1986 में एक गंगा नदी को लेके एक परियोजना चलाई गई थी। और उसके साथ साथ ही एक 2014 में नमामि गंगे प्रोग्राम चलाया गया, नमामि गंगे प्रोग्राम चलाया गया। और 2016 में है ना गंगा स्मार्ट प्लान भी चलाया गया दोस्तों। तो ये सारे इसमें प्लान थे। ठीक है, और इसके साथ साथ ही इसमें कई सारी ऐसी चीजें थी, जैसे 1986 में गंगा नदी को सफाई के लिए लगभग 20,000 करोड़ का इसका बजट तैयार किया गया था। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से इसमें कुछ ज्यादा ऐसी चीजें, संभावनाएं नहीं देखने को मिली कि ये इतनी ज्यादा गंगा नदी शुद्ध हो पाई। क्योंकि और ज्यादा टाइम टू टाइम पे आने पे ही गंगा नदी में कई सारे ऐसे प्रदूषण के कारण बने हुए हैं कि फैक्ट्री से, और उसके साथ धार्मिक स्थल पे भी कई सारी गंदगी से लेके गंगा नदी अभी बहुत ज्यादा प्रदूषित होने में दिखती है। कि सरकार के द्वारा जितने भी इसमें कदम उठाए जाते हैं, योजनाएं बनाई जाती है, सिर्फ वो धरातल पे नहीं आती है, वो सिर्फ किताबी बातें रह जाती है दोस्तों। ठीक है, आगे अगर इसमें हम देखें दोस्तों, आगे अगर हम इसमें देखें कि कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं, जो कि सहायक नदियां मुख्य, जैसे कि इसमें हम मैप आप साइड में देख ही रहे होंगे। मैपिंग में देखेंगे दोस्तों, इसकी मैपिंग में कि इसकी जो सहायक नदियां हैं वो सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। सहायक नदियों में अगर हम देखें तो इसके बाएं तट से मिलने वाली नदियां, जैसे कि इसमें आप देख पा रहे होंगे कि गंगा नदी की जो बहुत सारी ऐसी नदियां हैं कि जैसे कि रामगंगा नदी हो गई, रामगंगा, घग्गर नदी हो गई, कोसी नदी हो गई, ये इसके। अब मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि अगर गंगा नदी यहाँ से निकल रही तो आप वहाँ खड़े हो जाइए और वहाँ खड़े होके उस तरफ देखिए जहाँ जहाँ नदी फ्लो करती है। अगर आप यहाँ खड़े होते हैं तो ये वाला जो हिस्सा है इसका ये लेफ्ट साइड है,
ये वाला हिस्सा लेफ्ट साइड है और ये हिस्सा राइट साइड है। तो क्वेश्चन इसी में ऐसे ही पूछा जाता है कि बताइए कि राइट साइड से मिलने वाली ट्रिब्यूटरीज अर्थात सहायक नदियां कौन कौन सी है गंगा की, लेफ्ट साइड से मिलने वाली ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं। तो इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उस तरीके से हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं, उन सहायक नदियों के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं, सहायक नदियों को हम देखेंगे कौन कौन सी सहायक नदियां कहाँ कहाँ आके मिलती है दोस्तों, उनके सबके बारे में हम डिटेल से देखने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं कि हम इसमें और क्या चीजें देखेंगे दोस्तों। इसमें हम देखेंगे जो गंगा नदी है इसमें कई सारे जो डैम बने हैं, है ना, यानी डैम यानी कि इसमें कई सारे ऐसे डैम बने हैं उनके बारे में देखेंगे। और इसके जो मतलब 5 प्रयाग है इसमें, ठीक है, 5 प्रयाग है। प्रयाग यानी कि जो 2 नदियां जहां के मिलती है उन नदियों को उत्तराखंड में वहां पे प्रयाग बोला जाता है। तो 5 प्रयाग की बात करेंगे हम इसमें कि कौन कौन से प्रयाग हैं। और ऐसे प्रयाग से कई सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों क्लास मतलब पुराने एग्जाम्स में कि आप सीधे सीधे कि यहाँ कर्ण प्रयाग कब बनता है, देव प्रयाग कब बनता है, विष्णु प्रयाग कब बनता है, रुद्र प्रयाग कब बनता है, देव प्रयाग कब बनता है, जब 2 नदियां आपस में मिलती है तो कौन सा प्रयाग बनता है। इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहां मैप से बताना चाहूंगा। इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों सिर्फ और सिर्फ गंगा नदी तंत्र का सामान्य परिचय। ठीक है, क्या देखेंगे, सामान्य परिचय देखेंगे। इसमें सिर्फ हम इतना ही देखेंगे। अगर हमारी क्लास इसमें एक्सटेंड होती है तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके परिचय के साथ साथ इसकी सहायक नदियों के बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन आज हमारा जो मुख्य बात होगी, हम गंगा नदी का सामान्य परिचय ही पढ़ने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें गंगा नदी का सामान्य परिचय में हम क्या क्या देखेंगे, पहले हम गंगा नदी को देखेंगे, गंगा नदी को देखेंगे। और उसके साथ साथ इसकी जो सहायक नदियां हैं, सहायक नदियों को देखेंगे। और इन दोनों चीजों को हम देखेंगे मैप की सहायता से। किसकी सहायता से, मैपिंग की सहायता से देखेंगे दोस्तों। ठीक बात, ये समझ में आया आपको, मैपिंग की सहायता से देखेंगे। तो मैं आपको ये मैप में बताता हूं कि किस तरीके से गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं वो कहां कहां पे स्थित है और कौन कौन सी तरफ से। और मैं एक चीज और पहले आपको कंप्लीट कर देता हूं, जैसे कि ये नदी है, ये एक नदी है। ठीक है, यहां से ओरिजिनेट होती है, यहां से उद्गम होता है इसका, ये उद्गम है, यहां से उद्गम हुआ। ये यहाँ पे मुहाना है, इसका मुहाना यहाँ पे हो गया, यानी कि जहां नदी जाके मिलती है। तो ये कहाँ से निकलती है, ये निकलती है हमारी उत्तराखंड से। उत्तराखंड में भी गंगोत्री, जो गंगा नदी की हम बात करें, कहाँ से निकलती है, सॉरी हाँ, तो उत्तराखंड में गंगोत्री हिमनद से निकलती है। ठीक है, तो ये यहां से निकलते हुए यहां जाती है। तो यहां से आप खड़े होकर जब देखते हैं इसके मुहाने की तरफ, तो ये इसका क्या होगा, लेफ्ट साइड होगा दोस्तों, ये इसका लेफ्ट साइड होगा और ये इसका राइट साइड होगा। ठीक है, यानी कि यहां से जितनी भी नदियां इसमें आके मिलती है ये इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज होगी, और यहां से जाके मिलती है ये इसकी राइट ट्रिब्यूटरीज होगी। ठीक है, और इसकी जो सहायक नदियों की भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये देखो यहाँ पे कितनी चीज होगी, हमने प्रतिरूप के बारे में देखा था। तो प्रतिरूप कैसा है दिख रहा है आपको, ये वृक्षाकार का प्रतिरूप दिख रहा है। ठीक है, ये वृक्षाकार का प्रतिरूप दिख रहा है। और इसके साथ साथ ये जो पूरा क्षेत्र आपको नजर आ रहा होगा, ये क्षेत्र हम बात कर चुके हैं पहले, लेकिन अगर मैं यहां से इस तरह का मैप बन रहा है तो इसको द्रोणी क्षेत्र बोलते हैं, यानी कि बैसिन इसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैसिन, यानी कि द्रोणी क्षेत्र ये बोलते हैं। ठीक है, ये क्लियर है आपको। ठीक, चलो तो मैप में हम देख लेते हैं कि कौन सी नदियां इसमें कहाँ आके मिलती है, फिर उसके देव प्रयाग के बारे में हम जानेंगे, फिर उसकी सहायक नदियों को हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी जो मुख्य सहायक नदी, ये कौन कौन सी नदियां हैं इसकी। चलिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसमें, यहां पे आप देखिए इसको, चलिए सबसे पहले अगर बात की जाए गंगा नदी में, तो ये यहां से दोस्तों कि आपको दिख रहा होगा कि इसको फॉलो कीजिए आप, ये वाला जो हिस्सा है दोस्तों, ये गंगा नदी का है। ठीक है, ये गंगा नदी यहां जाके
ठीक है, ये धारा भी आपको एक नजर आ रही होगी, ये वाली जो कि इनकम्प्लीट है, मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ, है ना, ये आपको दिख रहा होगा। और एक लाइन जो है यहाँ से इसकी ये यहाँ पे जा रही है ना, ये यहाँ पे एक लाइन इधर और एक लाइन यहाँ के इधर मिल जाती है ना। तो देखो यहाँ से ये निकलती है, यहाँ जो हिस्सा है ये उत्तराखंड का हिस्सा है दोस्तों। और इसके बाद ये जो है इसकी सहायक नदियां यहाँ से, इसकी जो सबसे बड़ी सहायक नदी है दोस्तों वो है यमुना, है ना, वो भी यहाँ से निकलती है, ये इसमें जाके ये यहाँ से मिल जाती है। और इसके साथ साथ एक चंबल, इसकी जो कि यमुना की सहायक नदी है। उसके बाद भोपाल के पास से एक बेतवा नदी निकलती है। उसके साथ साथ ही यहाँ से हम देखते हैं कि इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज है और इसकी राइट ट्रिब्यूटरीज है। तो लेफ्ट की तरफ से देख लेते हैं सबसे पहले गोमती, उसके बाद घाघरा, गंडक, उसके बाद कोसी, है ना, कोसी, ये सारी इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज है। इसकी रामगंगा भी इसकी एक सहायक नदी है दोस्तों, है ना, रामगंगा, गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी, ये इसकी सहायक नदियां हैं। उसके बाद अगर बात करें इसके राइट ट्रिब्यूटरीज की, अगर हम बात करें तो यमुना इसकी सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है। यहाँ से इसकी जो अगर हम देखा जाए तो ये सोन नदी जो है पश्चिम की तरफ से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है, इसमें देखा जाए तो ये सोन नदी है। उसके बाद एक टॉन्स रिवर भी है दोस्तों, टॉन्स भी इसकी एक सहायक नदी है उसके रूप में देखते हैं। तो ये सारी इसकी राइट साइड से मिलने वाली ट्रिब्यूटरीज में से एक है, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे कौन सी है। और देखो सबसे सिंपल सी चीज है, गंगा नदी की जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। और ये भारत का एक, मतलब ये अगर बात करूं मैं, वन ऑफ द हाईएस्ट लेंथ वाली गंगा की भारत की सबसे बड़ी नदियों में से एक है, भारत की सबसे बड़ी नदी है ना। और सबसे बड़ी नदी होने के साथ साथ भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र भी है। उसके साथ साथ क्या है, भारत का सबसे बड़ा, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर दूं छोटा ना, तो ये सबसे पहले तो क्या होगा, ये भारत की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। और ये कहां से उद्गम कहां से होता है, उद्गम कहां से होता है, उद्गम होता है इसका उत्तराखंड के गंगोत्री से, है ना। मुहाना कहाँ है इसका, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। और इतनी सारी चीजें आपको इसकी जनरल चीजें हैं, है ना। और बाएं तट से, बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी है, मुख्य रूप से यमुना, है ना, यमुना के बाद सोन, टॉन्स, ठीक है। दाएं ओर से मिलने वाली नदियों में सबसे पहले हम देखें तो रामगंगा नदी, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये इसकी क्या है, दाएं तट से मिलने वाली है ना, नहीं सॉरी गलत हो गया, ये इसकी आप बाएं तट से लिख लेना, क्योंकि कभी कभी क्या है बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, तो आप इसको ध्यान में रख के करें, है ना। यहाँ से खड़े होकर आपको देखना है, तो ये इसका बायां तट है, यानी कि इधर से मिलने वाली जो नदियाँ है ये इसकी बाएं तट से मिलने वाली है और ये दाएं तट से मिलने वाली है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। हाँ, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है, ऐसे मेरे से भी मिस्टेक हुई है, ऐसी मिस्टेक आपसे भी हो सकती है, ठीक है। चलिए, तो ये आपको कंप्लीट हुआ। ये हमने एक थोड़ा सा जर्नल चीजें देखी है ना। ये इसकी सहायक नदियां हैं, हमने जर्नल मैप देखा है। आप देख रहे होंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी भी इसमें आके मिलती है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि यहाँ से ये देखो, एक चीज और बताता हूं मैं आपको। एक चीज क्या है, ये सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि यहाँ से ये नदी निकलती है, यहाँ आके पहुंची, तो जैसे ही ये एक अंतर्राष्ट्रीय नदी तंत्र है। सबसे पहले तो मैं बोल देता हूं कि ये अंतर्राष्ट्रीय, है ना, ये अंतर्राष्ट्रीय नदी तंत्र है। अंतर्राष्ट्रीय नदी तंत्र क्या होता है सर, क्योंकि ये जो है ये भारत के साथ साथ
भारत के साथ नेपाल और बांग्लादेश में भी फैला हुआ है ना। भारत के साथ बांग्लादेश व नेपाल में भी फैला हुआ है और इसको भारत और बांग्लादेश में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, देखो अगर हम बात करें कि जैसे कि भारत के साथ साथ ये यहाँ से निकल के ये पहुंची कहाँ पे है, ये बांग्लादेश में पहुंचती है, तो ये बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जानते हैं और पद्मा के नाम से जानते हैं। और पद्मा को जैसे कि बांग्लादेश में प्रवेश की और वहां से दूसरी तरफ से इसमें अगर ब्रह्मपुत्र नदी आ रही होती है, ब्रह्मपुत्र नदी जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है उसको जमुना के नाम से बोला जाता है ना, जमुना। और जमुना और पद्मा, जब देखो इधर से तो गंगा गई, बांग्लादेश में प्रवेश किया, ये पद्मा बोला गया, और ब्रह्मपुत्र उधर से आई, उसको जमुना बोला गया। और दोनों नदी जब आगे की तरफ बढ़ती है तो मेघना के रूप में ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, उसको मेघना के नाम से जाना जाता है दोस्तों आगे की तरफ। क्लियर है? जब हम ब्रह्मपुत्र और गंगा को डिटेल से जान लेंगे तब जाके आपको और भी सारी चीजें क्लियर होगी। मैं आपको फिर से एक बार क्लियर करवा देता हूं, लेकिन जैसे कि यहां से गंगा नदी गई है ना, यहाँ से गंगा नदी जैसे ही ये बांग्लादेश, ये यहाँ से जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है, ये यहाँ से बांग्लादेश में प्रवेश करी तो यहाँ तक तो ये गंगा नदी के नाम से ही जानी जाती है, लेकिन यहाँ आते ही ये क्या किस नाम से जानी जाएगी, ये पद्मा के नाम से जानी जाएगी। ठीक है, और यहाँ से एक नदी और आ रही है जो कि ये, जैसे कि ये वाला जो एरिया है दोस्तों, ये वाला एरिया जो है मैं बोल दूं इसको किस नाम से, ये बांग्लादेश का है। तो यहाँ से आने के बाद जो गंगा नदी, उसके बाद किसको, ये जो ब्रह्मपुत्र है इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जमुना और जब दोनों रिवर्स, ठीक है, आगे जाके मिलती है किसमें, बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में आके मिलती है, तो इसको मेघना के नाम से जाना जाता है। क्लियर है इतनी सारी चीजें आपको? ठीक है, तो पद्मा और जमुना आगे जाके एक मेघना का रूप धारण करती है। ठीक है, क्लियर है आपको ये सारी चीजें? आगे बढ़े हम देवप्रयाग के बारे में जान लेते हैं कि गंगा नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है और कौन से प्रयाग में आके होता है, ये चीज भी जानना जरूरी है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, जनरली क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ से एक नदी निकलती है, सपोज यहाँ से एक नदी आई, ये नदी जो है उत्तराखंड के सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है, सतोपंथ ग्लेशियर से या हिमनद से निकलती है दोस्तों। ठीक है, कहाँ से निकलती है, सतोपंथ हिमनद से निकलती है, और इस नदी का नाम है अलकनंदा। क्या नाम है दोस्तों इसका? अलकनंदा नाम है, अलकनंदा। और मैं आपको इसको बताने से पहले एक पॉइंट और क्लियर कर देता हूं कि अलकनंदा सबकी सहायक, मतलब मुख्य, मतलब ये मुख्य कॉमन नदी है। जैसे कि इसमें एक नदी यहाँ के मिलती है दोस्तों, एक नदी यहाँ के मिलती है, उसका नाम है दोस्तों धौली गंगा। क्या नाम है दोस्तों? धौली गंगा। और धौली गंगा जहाँ आके अलकनंदा में मिलती है उस क्षेत्र को बोला जाता है दोस्तों, उस क्षेत्र को बोला जाता है विष्णुप्रयाग। क्या बोला जाता है? विष्णुप्रयाग बोला जाता है। ठीक है, अब आगे जब इसमें एक नदी और आके मिलती है अलकनंदा की सहायक नदी के रूप में, वो नदी का नाम है नंदाकिनी। क्या नाम है? नंदाकिनी। और नंदाकिनी जब जहाँ पे अलकनंदा में आके मिलती है तो उसको बोला जाता है नंदप्रयाग। क्या बोला जाता है दोस्तों? नंदप्रयाग बोला जाता है। और वैसे ही जब इसमें एक आगे आके एक नदी और मिलती है दोस्तों, एक नदी और आके इसमें मिलती है, कौन सी नदी मिलती है दोस्तों? आगे जाके इसमें एक नदी और मिलती है। देखो सबसे पहले तो क्या हुआ, उत्तराखंड के सतोपंथ हिमनद से अलकनंदा नदी निकलती है। अलकनंदा की सहायक नदी के रूप में जो नदी निकलती है दोस्तों वो है धौली गंगा। धौली गंगा से विष्णुप्रयाग बनता है। विष्णुप्रयाग के बाद जो नदी निकलती है नंदाकिनी। नंदाकिनी जो है, नंदाकिनी के बाद जो नदी है दोस्तों, इसमें आपने देखा कि उत्तराखंड से सतोपंथ हिमनद से अलकनंदा निकलती है। अलकनंदा की सहायक नदी के रूप में धौली गंगा आती है जिसमें विष्णुप्रयाग बनाती है। उसके बाद नंदाकिनी रिवर जो कि नंदप्रयाग बनाती है। उसके आगे इसमें एक प्रयाग बनता है जिसको हम कर्णप्रयाग बोलते हैं। कर्णप्रयाग की जो सहायक नदी के रूप में इसमें एक पिंडारी नदी है, पिंडारी इसकी सहायक नदी के रूप में आके मिलती है, पिंडारी नदी है ना, पिंडारी नदी जो कि कर्णप्रयाग बनाती है। और उसके बाद इसमें एक इधर से आगे एक नदी मिलती है जिसका नाम है अलकनंदा। क्या अलकनंदा नहीं, सॉरी, मंदाकिनी। मंदाकिनी है जो कि मंदाकिनी नदी उत्तराखंड के
उत्तराखंड के केदारनाथ से निकलती है दोस्तों। केदारनाथ एक अपने आप में एक बहुत फेमस जगह है, केदारनाथ से निकलती है। और आपसे पूछा भी जा सकता है कि मंदाकिनी नदी है, यहाँ से मंदाकिनी नदी निकलती है, मंदाकिनी, ठीक है। मंदाकिनी नदी जहाँ के मिलती है उसको बोला जाता है रुद्रप्रयाग। क्या बोला जाता है दोस्तों? रुद्रप्रयाग। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ से एक नदी आती है जो कि गंगोत्री से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है। और इस नदी का जो नाम है दोस्तों, गंगोत्री से निकलती है, उस नदी का नाम है भागीरथी, भागीरथी, है ना। और इस भागीरथी, जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियाँ मिलती है, उसको बोला जाता है देवप्रयाग। और देवप्रयाग से ही आगे जब आगे नदी बढ़ती है, आगे जब ये नदी बढ़ती है दोस्तों, तो उसको गंगा का नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? उसको गंगा बोला जाता है। और वहीं अगर हम देखें इसमें कि इसकी एक और नदी है ना, भीलना नदी है, भीलना नदी है। और भीलना नदी जहाँ पे इसमें एक टिहरी डैम बना हुआ है, टिहरी बांध बना हुआ है ना। तो ये सबसे ऊंचाई पर स्थित है, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित डैम में से एक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी, है ना। अलकनंदा एक मुख्य नदी के रूप में है। मुख्य नदी इसकी सबकी कॉमन है ये, यहाँ पे धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडारी पे कर्णप्रयाग बनता है, मंदाकिनी पे रुद्रप्रयाग बनता है, भागीरथी पे देवप्रयाग बनता है। और देवप्रयाग के आगे भी जितनी भी नदी आगे इसमें बढ़ती है उसी को गंगा नदी के रूप में जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हम आगे थोड़ा सा जनरल चीज़ें इसके रूप में जान लेते हैं कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आगे तरफ बढ़ते हैं हम। ठीक, आगे हम देखें कि गंगा नदी प्रणाली में भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। ठीक है, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदियों में से एक है दोस्तों ये। और भारत के 1/4 भाग से भी अधिक भाग में विस्तृत है। मतलब गंगा नदी तंत्र की बात कर रहे हैं, 1/4 भाग, यानी कि अगर टोटल 1/4 भाग में ये, यानी कि 4 हिस्से में बाकी, 3 हिस्से में बाकी नदियां और 1 हिस्से में केवल हमारी गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों की घाटी भारत की 40% से अधिक आबादी निवास करती है। सोचने वाली बात है, यानी कि जहां गंगा नदी की घाटी की बात कर रहे हैं, गंगा नदी की घाटी का मतलब क्या है? अगर यहां से गंगा नदी प्रवाहित हो रही है तो इसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं इस घाटी में, इस क्षेत्र में भारत की 40% जनसंख्या निवास करती है। जिसमें मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो यूपी, है ना, यूपी के बाद बिहार क्षेत्र आता है, बिहार के बाद एमपी भी, क्योंकि एमपी की भी कई सारी नदियां हैं जो कि गंगा नदी के तंत्र का पार्ट मानी जाती है। और वैसे एक क्वेश्चन एमपीपीएससी में 2020 की इसमें पूछा गया था, उसमें बोला गया था कि जो चंबल और बेतवा जो नदी है वो मतलब किस नदी तंत्र का पार्ट मानी जाती है, यमुना नदी का या गंगा नदी तंत्र का? तो उसका आंसर था कि वो गंगा नदी तंत्र के बारे में, क्योंकि वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं किसका भाग है दोस्तों? वो गंगा नदी तंत्र का भाग है। ठीक है, यहां से आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जो हमारी गंगा नदी है इसकी सहायक नदियों की घाटियों में मुख्य रूप से जो हम देखते हैं कि 40% अधिक आबादी निवास करती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि गंगा नदी के बारे में अगर जनरल इंट्रोडक्शन में पहले बात कर ली है, लेकिन यहां पे समझाने के पर्पज से हम इस चीज को देख रहे हैं। ठीक है, अगर इसमें हम देखें अगर, तो देखो मेन पॉइंट को हम देख लेते हैं कि इसका उद्गम गढ़वाल में गंगोत्री नामक हिमनद से, गौमुख से होता है और जहां से भागीरथी के नाम से जाना जाता है। हमने बात की थी ना कि यहां से यहाँ अलकनंदा और अलकनंदा की सहायक नदी के रूप में जब एक रेखा आगे की तरफ बढ़ती है तो इस रेखा को किस नाम से जाना जाता है? इस रेखा को नाम से जाना जाता है गंगा नदी के नाम से, क्योंकि ये है हमारी का अलकनंदा और ये भागीरथी। ठीक है, तो भागीरथी और अलकनंदा जहाँ के मिलती है उसको देवप्रयाग बोला जाता है। और देवप्रयाग आगे से जाके जो नदी बनती है उसी को हम बोलते हैं गंगा नदी। ठीक है, देवप्रयाग नामक स्थान पर अलका, यहाँ पे अलकनंदा लिख लेना आप, है ना, ये अलकनंदा है, अलकनंदा से निकलने वाली अलका हिमनद से, सॉरी ये सही लिखा था, है ना, इसको आप एक काम करोगे क्या, अलका हिमनद से निकलने वाली अलकनंदा, है ना, भागीरथी से मिलती है और दोनों संयुक्त रूप से गंगा कहलाती है। मतलब ये भी क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि
कौन सी दो नदियों के मिलने से देवप्रयाग बनता है, और उस देवप्रयाग बनता है, और ये देवप्रयाग आगे चल के किस नाम से जाना जाता है, तो वो गंगा नदी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, कर्णप्रयाग के समीप गंगा और पिंडारी या पिंडार नदी मिलती है, और इसे आगे बढ़ने पर इसे मंदाकिनी नदी मिलती है ना। ये सारी चीजें हमने अच्छे से देख ली है। गंगा हरिद्वार के पास से मैदानी भाग में प्रवेश करती है। ठीक है, और प्रयागराज, इलाहाबाद के समीप यमुना, गाजीपुर के समीप गोमती, छपरा के समीप घाघरा तथा पटना के समीप सोन नदी गंगा में आके मिलती है। तो इसकी ये सहायक नदियां हैं। प्रयागराज, इलाहाबाद के समीप जो है यमुना नदी आके इसमें मिलती है, गाजीपुर के समीप गोमती नदी आके इसमें मिलती है, छपरा के निकट इसमें घाघरा तथा, और जो पटना के निकट इसमें सोन नदी, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सहायक नदी के रूप में जाना जाता है इसको, गंगा की। तो ये चीजें आज हमने डिस्कस की है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम गंगा की सहायक नदियों को जानेंगे, जिसमें हमने इसमें एक एक नदियों को सब डिस्क्राइब से पढ़ेंगे। ठीक है, आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए अगर कोई भी आपको ऐसा कोई डाउट रहे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।